Hello student, how are you? Again, you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy. आज के लेक्चर को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया था, जैसे कि व्हाट इज द मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शंस, पीपीएम एंड फॉर्मेलिटी। इन सब टॉपिक को हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट थर्ड में डिस्कस किया था। आई होप आपने उस वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा। यदि फिर भी आपने इस वीडियो को वॉच नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक पोस्ट कर दिया है, तो वहाँ से आप इसको वॉच कर सकते हैं। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हम टोटल मिला के 4 डिफरेंट लॉ को डिस्कस करेंगे। ये बताते हैं कि किस टाइप से केमिकल रिएक्शन होती है। तो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन में क्या क्या लॉज फॉलो होते हैं उनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे ये अनुरोध है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच करें, बीच में वीडियो को पॉज ना करें, स्टॉप ना करें, बिकॉज जब आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आप क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच करने पर ही आपको टॉपिक को समझेंगे, टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो लेट वी स्टार्ट नाउ, दैट इज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, वो एक सर्टेन लॉ के अकॉर्डिंग ही होती है। उन लॉज को हम कहेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये हम टोटल मिला के 4 टाइप के लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी कंसेप्चुअल है, और दिस इज द बेसिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो बेसिक है वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ। These are called as the laws of chemical combination। यहाँ पे फर्स्ट लॉ होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ होगा लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रपोर्शंस, थर्ड लॉ विल बी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, फोर्थ लॉ विल बी लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम और गैलुशेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यहाँ हम हर एक लॉ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस के साथ। ओके, अब देखिए आपका फर्स्ट लॉ है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। सभी जानते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंजर्वेशन। इसका मीन्स क्या होता है कि हर एक चीज क्या होती है, फिक्स है ना, तो आप किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं ना किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज द कंजर्वेशन। हम बात करते हैं मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें किसी भी मैटर है ना, उसके मास को आप ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखिएगा, दिस लॉ इज गिवन बाय एंटोनी लावोसिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in all physical and chemical changes the total mass of reactants is equal to that of the products। ये कह रहा है कि जब भी कोई केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज होता है तो उस चेंज के दौरान कंप्लीट जो रिएक्टेंट का मास और कंप्लीट प्रोडक्ट का मास ये आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। इसका मतलब जितना आपने मास यूज किया स्टार्टिंग में उतना ही मास आपको लास्ट में गेन होगा। इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इट मे बी मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मीन्स आप किसी भी मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल की बात देखिएगा, वैन वाटर अंडरगोज ए फिजिकल चेंज। वाटर में क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। तो आपको पता है कि जब आइस है को आपने हीट किया तो क्या बना, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। फिर वाटर को आपने क्या वापस फ्रीज किया। आप देख सकते हैं जब वाटर वापस क्या होगा, फ्रीज होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वापस ये आइस में कन्वर्ट होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, द वेट ऑफ आइस बिफोर चेंज एंड द वेट ऑफ वाटर आफ्टर चेंज आर सेम। इसका मतलब जब आइस में जो वेट था वही वेट किस में रहेगा, वाटर में रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं होता है। दिस इज द फिजिकल चेंज। मीन्स आइस का कन्वर्जन किस में हो रहा है, वाटर में हो रहा है। हीट करने पर वाटर को आप जब वापस फ्रीज करते हैं तो वापस इसमें कन्वर्जन होता है आइस के अंदर। तो मीन्स द वेट ऑफ आइस एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर आर सेम। कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। ओके, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम एक एग्जांपल और डिस्कस करने जा रहे हैं इसी लॉ के रिलेटेड। देखिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का आप डिकम्पोजिशन करने जा रहे हैं। मीन्स मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप इसके अंदर डिसोसिएट करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में। देखिएगा, दिस इज द HgO, ये कन्वर्ट हो रहा है Hg एंड हाफ O2। Hg यहाँ पर क्या है, मर्करी है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, आप सबको पता है।
अब यहाँ पर क्या देखा गया है कि हमने जब 100 ग्राम ऑफ HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड यहाँ पे यूज करते हैं तो इससे जो मर्करी और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है 92.6 ग्राम तो मर्करी एंड 7.4 ग्राम क्या होता है ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। टोटल मिला के इसका भी मास क्या होगा 100 ग्राम। इट मीन्स मास ऑफ प्रोडक्ट एंड मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इससे भी हम मास कंजर्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4.9 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 means potassium chlorate when heated produced 1.92 gram of oxygen and 2.96 gram of the KCl। आप देख सकते हैं कि आपने पोटेशियम क्लोरेट के 4.9 ग्राम को हीट किया तो इससे प्रोड्यूस किया हुआ आपके ऑक्सीजन 1.92 ग्राम और KCl 2.96 ग्राम। Show that these results illustrate the law of कंजर्वेशन ऑफ मासेस। तो आपको इसमें क्या करना, शो करना है कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉलो हो रहा है। आंसर देखिए कैसे करेंगे हम। KClO3 से क्या मिलेगा आपको, KCl मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा O2 मिलेगा। अब आपने क्या किया 4.9 ग्राम KClO3 के हीटिंग से आपको गेन हुआ 2.96 ग्राम KCl एंड 1.92 ग्राम ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट है। जब प्रोडक्ट का अमाउंट आप देखोगे तो आपको टोटल मिला के इसमें मिलेगा 4.88 ग्राम। मीन्स आपने KCl और ऑक्सीजन के जो अमाउंट को आपने ऐड किया तो ये मिला 4.88 ग्राम। KClO3 आपके पास कितना है 4.9 ग्राम। तो आप देखिएगा डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4.9 माइनस 4.88, इट मीन 0.02 ग्राम। ये जो ग्राम में जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज नॉट ए मेजर डिफरेंस, ये तो आपका एक्सपेरिमेंटल एरर होगा। इट मीन्स यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉलो हो रहा है, बट ओनली एक्सपेरिमेंटल एरर से आपका क्या हुआ डिफरेंस आया है, क्योंकि ये मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। यदि डिफरेंस मेजर होता तो आप कह सकते थे कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, इट मीन्स दिस रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ का फॉलो हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट लॉ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए अनदर क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसके अंदर। आप देखिएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3 will react with the 5.85 gram of the NaCl to produce 14.35 gram of AgCl and 8.5 gram of the NaNO3 means sodium nitrate if the law of conservation of mass is true। ये क्या कह रहा है कि AgNO3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NaCl के साथ। इससे फॉर्म क्या हो रहा है AgCl और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है। जो NaCl रिएक्ट कर रहा है उसका अमाउंट है 5.85 ग्राम, AgCl जो फॉर्म हो रहा है उसका अमाउंट है 14.35 ग्राम, NaNO3 जो फॉर्म हो रहा है इसका जो अमाउंट आपके पास 8.5 ग्राम। अब आपको इसमें ये पूछा गया है कि सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास NaCl के साथ रिएक्ट करेगा कि AgCl और NO3 का इतना अमाउंट फॉर्म होगा। तो कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल सा है, ये आपकी प्रोडक्ट है, इसका मास को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका हो जाएगा 22.85 ग्राम। तो इसका मतलब प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास दोनों का मास इक्वल होना चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, इसको x मान लीजिए, किसका, मास ऑफ AgNO3 को आप x मान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये टोटल क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू ये टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट में से माइनस NaCl के मास को आप डिवाइड कर दोगे, मीन्स इसको सबस्ट्रेट कर दोगे तो इससे क्या आ जाएगा आपका टोटल मास ऑफ द AgNO3 जो कि रिएक्ट किससे करेगा, NaCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो x इज इक्वल टू 22.85 माइनस 5.85 इज इक्वल टू 17.0 ग्राम। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है। इसके बाद आपका सेकंड लॉ होगा दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि इसमें प्रोपोर्शन क्या होता है, डेफिनेट होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें आप, इट इज गिवन बाय J.L. प्राउस्ट। J.L. प्राउस्ट ने इस लॉ को उसमें क्या कहते हैं प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। इसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी आपका कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट होगा ना, वो एलिमेंट का जो मास का प्रोपोर्शन क्या होता है, सेम होता है। तो ये इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम बात करते हैं वाटर की,
वाटर मतलब प्योर वाटर की बात करें, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी सोर्सेज, जैसे कि रिवर से वाटर मिलेगा, वेल से आपको वाटर मिलेगा, लेक से मिलेगा, सी से मिलेगा, बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द सेम फिक्स रेशियो ऑफ द 1/8 बाई मास। क्योंकि आपको पता है वाटर जो है किससे बनता है, एक होता है हाइड्रोजन, एक इसमें क्या होता है ऑक्सीजन होता है। और आपको पता है यहाँ पे दो तो होते हैं H, एक यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। और आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट 1 होता है, 2 हाइड्रोजन से कितना होगा 2 होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। इसका हम रेशियो लेंगे तो क्या होगा 1/8 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप वाटर को आप किसी भी सोर्स से गेन कर लीजिएगा, रिवर से या फिर आपके रेन से, लेक से और सी से, कहीं से भी वाटर को गेन कर लीजिएगा। इसमें जो आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो क्या रहेगा, हमेशा 1/8 रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इट मीन्स किसी भी जो कंपाउंड है, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मास का जो प्रोपोर्शन होता है वो सेम होता है, चाहे आप इसको कहीं से भी गेन कर लीजिएगा। आई थिंक क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। 6.488 ग्राम lead combined with the 1.002 gram oxygen to form lead peroxide PbO2। PbO2 क्या है, lead peroxide है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था कि आपने 6.488 ग्राम लेड को 1.002 ग्राम O2 के साथ कंबाइन करके लेड पेरोक्साइड को फॉर्म किया है, PbO2 को आपने फॉर्म किया है। ओके, इन अनदर एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं कि PbO2 is produced by the heating lead nitrate and the percentage of O2 in the PbO2 is 13.38%। ये आपका अलग एक्सपेरिमेंट है, ये आपका अलग एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें भी आपने क्या किया, लेड को गेन, जो लेड ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ था ना, किससे हुआ, आपको लेड नाइट्रेट से प्रोड्यूस हुआ। तो इसके अंदर साथ में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, इसमें लेड ऑक्साइड में इतना है। तो आपको क्या करना है, यूज दिस डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। आपको देखना है कि जो लेड ऑक्साइड है PbO2 है, उसके अंदर जो लेड और जो O2 का परसेंटेज कंपोजिशन है वो क्या सेम है या नहीं। तो आपको देखना है क्या, देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखिएगा क्या है, टोटल पेरोक्साइड फॉर्म। समझना, आपने ये लेड लिया, ये आपने ऑक्सीजन लिया, तो इससे क्या हुआ, पेरोक्साइड फॉर्म हुआ। तो आप देख सकते हैं 6.488 ग्राम तो लेड है, 1.002 ग्राम आपका ऑक्सीजन है, इससे आपको लेड ऑक्साइड फॉर्म हुआ। वो आप देख सकते हैं 7.490 ग्राम हुआ, दोनों को ऐड किया आपने तो ये आपका लेड ऑक्साइड PbO2 या लेड पेरोक्साइड यहाँ पर इसके अंदर फॉर्म हो गया। ओके, अब आप इसके अंदर देख सकते हैं ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना, आप देखिएगा ये आपका ऑक्सीजन का अमाउंट है, टोटल अमाउंट इतना है। तो ये ऑक्सीजन का अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट इनटू 100, इट मीन्स ये आपका परसेंटेज वैल्यू किसका आ गया, ऑक्सीजन का आ गया। कितना हुआ 13.38। ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हुआ था। और आपको पता है सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी क्या होता है, लेड ऑक्साइड या पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना, इतना देख सकते हैं आप। इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट O2 इज ऑल्सो 13.38%। इसका मतलब क्या है, इनका प्रोपोर्शन क्या सेम है, मास का प्रोपोर्शन क्या सेम है। इट मीन्स द अबव डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब आप किसी भी कंपाउंड को कहीं से भी गेन कर लीजिएगा, कोई सा भी सोर्स हो सकता है, वहां पर उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मास का रेशियो या मास का प्रोपोर्शन क्या होगा, सेम होगा। दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई थिंक आप समझ रहे हैं इस चीज को, इट्स क्लियर। नाउ थर्ड लॉ, इट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिएगा इसमें क्या है, दिस इज गिवन बाय डेल्टन। डेल्टन ने इस लॉ को यहाँ पे प्रपोज किया था। इसको पहले डिफाइन करते हैं कैसे होता है। देखिए, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स। ध्यान दीजिएगा, दो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और इससे टू या फिर मोर देन टू केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। देन द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर बियर सिंपल रेशियो टू वन अनोदर। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिएगा आपके पास कोई दो एलिमेंट है, ठीक है, ए और बी दो एलिमेंट है। आपने इन दो एलिमेंट से क्या किया, एक नए नए कंपाउंड फॉर्म किए। सपोज आपने एक बार तो क्या किया, AB फॉर्म किया, एक बार AB2 फॉर्म किया, एक बार AB3 फॉर्म किया, ठीक है। तो इसमें देखिए एक जो A है इसका तो मास क्या फिक्स ही तो है, ठीक है ना। लेकिन इस B का मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो B का मास चेंज हो रहा है ना, उनके जैसे इसके अंदर B, इसके अंदर B, इसके अंदर B, इसका जब रेशियो आप इसमें
आप निकालोगे तो उसमें क्या होगा, इसका रेशियो क्या रहेगा, सिंपल रेशियो रहेगा, होल नंबर में रहेगा। ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा है। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इसको हम फॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपको पता है एलिमेंट क्या है, कार्बन है और क्या ऑक्सीजन है। इससे आपने क्या बनाया, सीओ बनाया। सीओ क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक हमने क्या बनाया, CO2 बनाया। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ओनली 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो इसमें देखो हम कार्बन का रेशियो, कार्बन का जो एटॉमिक वेट कितना है 12, इसमें भी कार्बन कितना रहेगा 12 है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन तो नंबर 1 ही है। फिर ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर एक ऑक्सीजन तो उसका 16 रहेगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पे 16 प्लस 16 तो कितना 32 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का वैल्यू चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन के नंबर चेंज हो रहे हैं। तो क्या हुआ कि हर एक जो कंपाउंड में ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो वो क्या रहेगा, होल नंबर में यहाँ पे सिंपल रेशियो रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आप देख सकते हैं रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन इन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, तो इसमें कितना है 16 है, इसमें 32 है। 16/32 मीन्स 1/2, तो 1/2 का रेशियो इसके अंदर रहेगा। तो इट मीन्स आप देख सकते हैं ये रेशियो क्या है, सिंपल रेशियो है। यहाँ पर किसी टाइप कोई डेसिमल पॉइंट यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, ओनली सिंपल रेशियो रहेगा। तो ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल हम डिफाइन कर रहे हैं, देखिएगा बहुत ही सिंपल सा है। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिएगा यहाँ पर दो एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, एक तो नाइट्रोजन, एक आपके क्या होता है ऑक्सीजन है। तो ये एलिमेंट है नाइट्रोजन, ये इसमें हो गया ऑक्सीजन। इससे बनाया हमने N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। इसका मीन्स क्या है, N2 जो है N के नंबर्स क्या फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन के नंबर्स क्या हो रहे चेंज हो रहे हैं। आप देखिएगा N2 इसमें 28, 28, 28, 28, 28, ये नाइट्रोजन हो जाएगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है 14 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, फिर 2 ऑक्सीजन, फिर 3 ऑक्सीजन, फिर 4, फिर 5 ऑक्सीजन। तो इसमें देखिएगा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 का 32, 3 का 48, 4 का 64 और 5 का 80। इस टाइप से क्या ऑक्सीजन के नंबर है डिफरेंट डिफरेंट, और इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा। अब आप देखिए रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन इन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, तो क्या करेंगे, इसमें 16 है, फिर 32 है, 48 है, 64, 80, तो 1:2, :3, :4, :5। तो हम कह सकते हैं 1:2, :3, :4, :5। ये इसके अंदर क्या होगा, सिंपल या फिर होल नंबर में इसमें रेशियो रहेगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो अभी मैंने डिस्कस किया था। इसके बाद आपका फोर्थ लॉ है, इट इज वेरी वेरी सिंपल लॉ, गैलोसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसी को हम कहेंगे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। यहाँ पर बात करते हैं गैसेस के लिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गैसेस का वॉल्यूम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, उसको हम देखेंगे। देखिए व्हेन गैसेस आर कंबाइंड और प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, they always do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure। ये क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या सबका सेम है। उस समय जब गैसेस के वॉल्यूम कंबाइन हो रहे हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है। यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस, या फिर गैलोशिक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Cl2। H2 भी गैसेस है, Cl2 भी क्या गैसेस है। आप देखिएगा H2 प्लस Cl2 एंड 2HCl यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। आपको पता है इसका 1 वॉल्यूम पार्टिसिपेट कर रहा है, Cl का भी 1 वॉल्यूम पार्टिसिपेट कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, 2 वॉल्यूम HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका जो रेशियो करेंगे ना, आप देखिएगा इसका 1:1:2, तो 1:2, 1:1:2, इस टाइप से इसका सिंपल रेशियो आ रहा है। तो इस टाइप से क्या है कि कोई भी गैसेज जब कंबाइन हो रही है किसी भी रिएक्शन के अंदर, या फॉर्म हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है इनका क्या होता है, सिंपल रेशियो में होता है। दिस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ओके, इस टाइप से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड O2। अब देखिए 2H2 प्लस O2, इससे फॉर्म हो रहा है 2H2O। आपको पता है इसके 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम। तो अब क्या करेंगे, इसका रेशियो जो होता है क्या हो जाएगा, 2:1:2। तो 2:1:2 का इसमें क्या होगा, रेशियो हो जाएगा। इस टाइप से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ N2 एंड H2। N2 क्या नाइट्रोजन, H2 यहाँ पर हाइड्रोजन है।
आप देख सकते हैं N2 और H2 का जब मिक्सर होता है तो क्या बनता है, 2 अमोनिया फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम, तो रेशियो का 1:3:2। इट मीन जब भी कंबाइंड हो रहे फॉर्म हो रहे इनका रेशियो क्या रहेगा, सिंपल होल नंबर में रहेगा। दिस इज द गैलोशिक लॉ ऑफ द गैसेस या लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। इस टाइप से हमने यहाँ पर आज 4 लॉ को डिस्कस किया था जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर यहाँ पे इसमें यूज किए जाते हैं, और सारी केमिकल रिएक्शंस इसी लॉज को फॉलो करती है। तो आई थिंक आपको ये लॉज समझ में आए हैं। अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिएगा, दोबारा इसको वॉच करना स्टार्टिंग से एंड तक, और देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस अकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।